मंत्री श्री अजय पारीक जी, कोषाध्यक्ष श्री पंकज गुप्ता जी, महापौर श्रीमती सौम्या गुजर जी, महापौर श्री पुनीत कर्नावट जी, श्री नरेश बंसल जी, मेरे 40 साल पुराने मित्र श्री कालीचरण सराफ जी, श्री मोहनलाल गुप्ता जी, श्री सुरेंद्र पारीक जी, मंच पर बैठे तमाम पदाधिकारीगण और उपस्थित मित्रों, बहनों और भाई, तो मुझे खड़े होकर बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये विषय जिस प्रकार का है मुझे लगता है खड़े होकर बोलने में भाषण जैसा होने लगता है। और मैं चाहता हूं कि क्लासरूम जैसा ये चले कि विषय समझ में आए, इसलिए आपसे क्षमा मांगते हुए और मैं बैठकर बोल रहा हूं। मित्रों, मेरे अभी पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि ये अमृत काल का पहला बजट है। श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। तो कल मैं अहमदाबाद में था, तो कांग्रेसी ने तंज कसा मेरे ऊपर, ये तो अंतिम बजट है नरेंद्र मोदी जी का। तो मैंने कहा कि ये दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है, तीसरे कार्यकाल का भी प्रथम बजट नरेंद्र मोदी की सरकार। नरेंद्र मोदी जी की खासियत है, वो गरीबों की भी बात करते हैं और बड़े से बड़े लोगों की भी बात करते हैं। और आप सबको मालूम है, मैं केवल दोहराऊंगा कि आज तक गरीबों के लिए इतना काम किसी ने नहीं किया। 11 करोड़ 70 लाख शौचालय बनाने का काम किया। मैंने कहा कि वो गरीबों को शौचालय बना सकते हैं तो पाकिस्तान से मुकाबला करने की भी ताकत रखते हैं। ये ताकत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में महिलाओं को देने का काम किया। 220 करोड़ कोविड का मुफ्त टीका लगाने का काम किया। 47.8 करोड़ जनधन खाता खोलने का काम किया। 44 करोड़ 60 लाख लोगों को पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, ये 100 रुपया 200 रुपये वाला जो बीमा होता है, उसकी संख्या 44 करोड़। अगर घर वाले की मृत्यु हो जाए तो उसको 2 लाख रुपया मिलेगा। आजादी के 75 साल तक किसी ने चिंता नहीं की थी कि गरीब मर जाएगा तो उसके घर का क्या होगा। और किसानों की भी चिंता की, अभी तक 2,20,000 करोड़ 11 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचा सके। मित्रों, मैंने इस बात का केवल इसलिए जिक्र कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी का केवल एक बजट की चर्चा करने से नहीं होगा। इस बजट में क्या है, 8 साल में जो काम किया उस पृष्ठभूमि में इस बजट को देखे जाने की आवश्यकता है। अब मित्रों, अगर मुझसे कोई पूछे कि इस बजट की सबसे बड़ी खासियत क्या है, तो मैं कहूंगा, अगर फाइनेंस की भाषा में कहे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी क्या, अब वो कितना है, तो 13,70,000 करोड़ रुपया, 13,70,000 करोड़। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, सड़क, एयरपोर्ट, 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, बंदरगाह, भवन, इस पर जो खर्च होता है उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एक साल में कितना खर्च होगा, तो 13,70,000 करोड़। कांग्रेसियों ने पूरे अपने 60 साल में जितना खर्च नहीं किया होगा उतना एक साल में। और केवल इसी साल नहीं, पिछले साल 7.5 लाख करोड़, उसके पहले साल 4.5 लाख करोड़। अगर जोड़ लें आप तो ये सब मिलाकर लगभग 20 लाख करोड़ से ज्यादा केवल 3 साल के अंदर खर्च करेंगे। मित्रों, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अभी रेलवे की मैं बात करूं, आपको पता है 5 साल में रेलवे की दुर्घटना में एक भी मौत नहीं हुई। लोग भूल जाते, ये यूं ही नहीं हुआ, नहीं तो कोई ऐसा साल नहीं था कि 200-400 लोग मरते नहीं थे, यहाँ दुर्घटना वहां दुर्घटना।
लेकिन सुरात में से किसी ने कि 5 साल में रेल दुर्घटना भी हुई होगी, लेकिन रेल दुर्घटना में किसी की मौत नहीं होगी। ये है नरेंद्र मोदी। और रेलवे पर कितना खर्च करेंगे, तो रेलवे पर कुल मिलाकर एक साल में 2,40,000 करोड़ रुपया एक साल के होगा। और ये राशि कितनी है, 2013-14 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी उस साल रेलवे पर जितना खर्च किया उसका 9 गुना ज्यादा इस साल खर्च। और मित्रों, हवाई अड्डे, ये रेलवे स्टेशन कैसा होता था रेलवे स्टेशन पहले, अब जाकर देखिए, और 2 साल बाद जाकर देखिएगा। मैं चीन गया और वहां के रेलवे स्टेशन पर गया तो मुझे लगा मैं एयरपोर्ट पर आ गया हूं। तो भाई हमारे रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जैसे क्यों नहीं हो सकते? रेलवे स्टेशन पर इतनी जगह मॉल क्यों नहीं बन सकता है? नीचे ट्रेन गाड़ियां आएंगी, आप जाइए इंग्लैंड के अंदर, जो लोग लंदन गए होंगे, जो ट्यूब रेल चलती है तो नीचे रेलवे स्टेशन, ऊपर में मॉल है। 13,000 करोड़ खर्च करेंगे एक साल में और 1275 रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। आप भूल जाएंगे अंतर की एयरपोर्ट पर आए कि रेलवे स्टेशन पर आए। अभी तो सिर्फ वंदे भारत ट्रेन, उसकी स्पीड कितनी है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी 2 ट्रेन निकल रही है प्रति माह। अगले साल से प्रति सप्ताह 2 ट्रेन वंदे भारत निकलेगी, पटरी पर चलेगी। और जिस बुलेट ट्रेन का मजाक उड़ाते थे कांग्रेसी लोग, बुलेट ट्रेन का क्या हुआ, बता दें कि अगस्त 2026 तक अहमदाबाद से मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन पटरी पर चलना प्रारंभ हो जाएगा। इसकी स्पीड कितनी होगी, 400 किलोमीटर प्रति घंटा। जो चाइना गए होंगे या जापान गए होंगे, वहां बुलेट ट्रेन है, लगता हवा में उड़ रही है ट्रेन। और ये सपना 2026 में पूरा हो जाएगा। और इस साल उसके लिए बजट में कितना प्रावधान किया गया, 19,600 करोड़ रुपया एक साल में बुलेट ट्रेन के लिए खर्च किया गया। इसलिए मित्रों, मैंने तो केवल जो मुख्य बातें हैं कि उसका जिक्र कर रहा हूं। उसी प्रकार मित्रों, सड़कों के बारे में मैं राजस्थान तो मेरा घर ही रहा, मालूम है सराब जी को, कालीचरण जी को। मैं फतेहपुर शेखावाटी का रहने वाला हूं, बीच बीच में आता रहा हूं। और आज सड़कों का क्या, मेरा बेटा तो मेयो में पढ़ा, दोनों बेटे मेरे मेयो से पास थे। क्या होती, कोई सोच नहीं सकता था कि जयपुर से अजमेर बाई रोड भी जाया जा सकता है। आज क्या हाल है सड़कों का, ये भी थोड़ी हो गया, 1.5 घंटे में, 1.5 घंटा। 2,70,000 करोड़, 2,70,000। तो ये सारा आंकड़ा हजार का नहीं है, ये लाख करोड़ का आंकड़ा। 2,70,000 करोड़ एक साल में सड़कों पर खर्च किया जाएगा। मित्रों, आप जानते हैं कि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है और शहरों में खास करके जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके कारण धुआं होता है, उनके कारण प्रदूषण फैलता है। तो सरकार ने तय किया कि 1 अप्रैल 2023 के बाद जितनी सरकारी गाड़ियां हैं केंद्र या राज्य की, 15 साल से पुरानी कोई गाड़ी सड़क पर नहीं चलेगी। सारी गाड़ियों को प्रतिबंध लगा दिया गया। और ऐसी गाड़ियों की संख्या कितनी है, 9 लाख। अब से कि 9 लाख 15 साल पुरानी गाड़ियां कम चलेंगी तो प्रदूषण और नई गाड़ियां हैं। तो इसलिए मित्रों, अब सड़क बन रही है, लेकिन अब मान लीजिए कोई बंदरगाह है, बंदरगाह पर कोयला उतरता है, स्टील उतरता है। कांडला पोर्ट बड़ा प्रसिद्ध पोर्ट है। शुरू के 10 किलोमीटर 2 लेन है, फिर 4 लेन है, फिर 2 लेन है, फिर सिंगल लेन है। तो जो कोयला उतरा, जो स्टील उतरा, उसको बिहार तक पहुंचाना है तो 5 दिन लगता है, 7 दिन लगता है। और हम क्या कर रहे हैं, 70,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। 100 ऐसी सड़कों का चयन किया गया जिनकी कहते हैं फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी, यानी शुरू से जुड़ा हुआ नहीं है, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी, अंतिम 20 किलोमीटर पूरा नहीं बना हुआ। तो 70,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे।
जिससे कि और इस तरह की सड़कों को और जोड़ा जा सके। और मित्रों, मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1350 करोड़ रुपया खर्च करके और अगले साल बनकर तैयार हो जाएगा। दिल्ली से मुंबई बिना रुके में आप 100-120 की स्पीड में गाड़ी से जा सकते हैं। दिल्ली देहरादून 210 किलोमीटर 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं मित्रों। तो कहने का मतलब ये कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसमें निर्माण का काम होता है। और आज नरेंद्र मोदी की जो पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है, मैं 30 साल पहले अमेरिका गया तो सोचता था कि भगवान, हम लोग के देश में इस तरह की सड़कें कब बनेंगी, और आज देखिए किस तरह की सड़कें बनी हैं। और देखिए, जब 100 रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो उसका इकोनॉमी पर कितना प्रभाव पड़ता है? 2.5 गुना प्रभाव पड़ता है, 2.5 टाइम्स। अगर मान लीजिए कि 100 रुपया खर्च किया गया सड़क बनाने पर या मकान बनाने पर, तो सीमेंट की बिक्री बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? लोहा की बिक्री बढ़ेगी कि नहीं? ईंटा चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको लकड़ी चाहिए, लोहा चाहिए, ग्रिल चाहिए, बालू चाहिए, सैंड चाहिए, स्टोन चिप्स चाहिए। यानी और जब सड़क बनेगी तो आपको बड़े बड़े हाईवा चलाने के लिए बड़े बड़े जो क्या उसको जेसीबी कहते हैं, उसको चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए कि नहीं चाहिए? लेबर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो 100 रुपया अगर खर्च करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो 250 रुपया में वो बदल जाता है और रोजगार पैदा होता है। लोग कहते हैं रोजगार रोजगार, अभी रोजगार कहां से आएगा? कोई सरकारी नौकरी से रोजगार नहीं ना पैदा होगा। तो ये जो 13,70,000 रुपये खर्च होगा, तो कैसे रोजगार पैदा नहीं होगा? इसी इंजीनियर्स को नौकरी नहीं मिलेगी, इससे क्या और लोगों को जॉब नहीं मिलेगा? तो नौकरी पैदा करने का सबसे बड़ा हथियार है कैपिटल एक्सपेंडिचर। निर्माण कार्यों पर खर्च करो, जमीन का दाम 6 गुना बढ़ गया, 10 गुना दाम बढ़ गया। हाईवे की बगल की जमीन, बड़े बड़े मॉल्स आ रहे हैं, बड़े बड़े दुकानें आ रही हैं, शोरूम्स आ रहे हैं, तो कैसे अर्थव्यवस्था बदलती है। आज मुझे पता नहीं गुजरात, ये राजस्थान में कितने हवाई अड्डे बन गए, क्योंकि गुजरात यही था, यहाँ पर यही था ना, जयपुर और उदयपुर। मुझे याद है कि एक हवाई जहाज चलता था, छोटा सा प्लेन, दिन में एक सुबह गया और वही लौट कर आता था। आज पता नहीं कितने हवाई अड्डे हैं यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं, हवाई अड्डों के बारे में अगर नहीं है तो आगे 8 वर्षों में, जहां पहले 74 हवाई अड्डे थे देश के अंदर, उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 174। 74 से बढ़कर 147, 147। और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उड़ान योजना के तहत इस यात्रा करने का काम किया। अब अगले वर्ष क्या करेंगे? 50 नए हवाई अड्डा बनाएंगे, 50 नए एयरपोर्ट। और वो किन शहरों में? छोटे शहर, अजमेर जैसे छोटे शहर, उदयपुर तो शायद फिर भी बड़ा होगा, कोटा जैसा शहर, उस तरह के शहरों में नए हवाई अड्डा जो है और बनाया जाएगा। इसलिए मित्रों, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसके द्वारा हम रोजगार भी पैदा करेंगे, निर्माण भी करेंगे, और यही हमारा विकास का इंजन है। एक बात मैं और कहना भूल गया, ये जो बजट पेश किया गया, तो दुनिया की स्थिति क्या, किस माहौल में पैदा किया गया? रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, 3 साल 2.5 साल महामारी में चला गया। पहले महामारी, फिर यूक्रेन का युद्ध, और पूरी दुनिया भयंकर महंगाई के दौर से गुजर रही। अमेरिका में कहते हैं कि 40 साल में जितनी महंगाई नहीं थी, उससे ज्यादा महंगाई इस समय अमेरिका में, यूके में, यूरोपीय संघ के 27 देशों में, पूरी दुनिया के अधिकांश देशों में महंगाई अपनी चरम पर है। अब तो मंदी का दौर, मंदी का खतरा पैदा हो गया। तो यानी इतनी विपरीत परिस्थिति है, उस विपरीत परिस्थिति में एक बेहतरीन बजट नरेंद्र मोदी की सरकार ने पेश किया है और महंगाई को कंट्रोल किया लोगों ने। कोई हिंदुस्तान में कोई आंदोलन हुआ महंगाई के खिलाफ, और दुनिया के 50 से ज्यादा देश, वहां लाखों लोग सड़कों पर आ गए महंगाई के विरोध में, पेट्रोल डीजल के दाम के विरोध में। लेकिन भारत में तिनका भी नहीं हिला। कांग्रेसियों ने कभी धरना प्रदर्शन गलती से कर दिया होगा,
क्योंकि लोगों को मालूम है कि नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, यही व्यक्ति है जो महंगाई को कंट्रोल कर सकता है। उनको ये भी मालूम है कि महंगाई इसलिए है, रूस यूक्रेन युद्ध नहीं होता तो महंगाई नहीं होती। तेल कहां से आता है? 85% तेल बाहर से आता है, और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ेगी, यहां भी दाम बढ़ेगा। आप जो तेल खाते हैं वो तेल कहां से आता पता है? ठीक है, मूंगफली का तेल या सरसों का तेल तो फिर भी भारत में पैदा होता है, लेकिन कुल तेल की खपत का बहुत छोटा हिस्सा है। सबसे ज्यादा तेल खपत होता पाम ऑयल, और कहां से आता मालूम है? इंडोनेशिया से, मलेशिया से। आजादी के 75 साल के बाद हम अपने खाने लायक तेल भी पैदा नहीं कर पाए, हमको आयात करना पड़ता है। ये यूरिया खाद कहां से आती है? यूक्रेन से, रूस से, बाहर से मंगाना पड़ता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ गया, यहां भी दाम बढ़ने लगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों को दिक्कत नहीं होने देंगे, इसलिए किसानों पर कोई बोझ न पड़े, इसकी पूरी व्यवस्था की उन्होंने। तो ये इस बैकग्राउंड में, इस माहौल के अंदर जो है, और ये बजट पेश किया गया है। मित्रों, गरीबों के लिए जो काम किया गया वो मैंने आपको बताया कि 2 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, केवल गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त मिले। कोविड के दौरान एक भी गरीब हिंदुस्तान में भूख से मरा नहीं। एक भी गरीब ऐसा नहीं था जिसके घर में चूल्हा नहीं जला हो, ऐसा एक भी गरीब नहीं था। हर गरीब को 5 किलो अनाज मोदी की सरकार ने भेज दिया। और अभी भी परेशानी है, इसलिए 2023 के दिसंबर तक, और कितना खर्च होगा? 2 लाख करोड़। 2 लाख रुपया केवल गरीबों के मुफ्त अनाज देने पर। कितने लोगों को दिया जाएगा? 80 करोड़। नरेंद्र मोदी का कोई काम लाख में नहीं होता है। 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। जो काम करो सबों के लिए करो, कोई छूटे नहीं। शौचालय बनेगा तो सबके लिए बनना चाहिए। एलपीजी का कनेक्शन तो हर गरीब तक। ऐसा थोड़ी है मित्रों की, इसके पहले कांग्रेस के लोग शौचालय नहीं बनाते थे, एलपीजी का कनेक्शन नहीं आता था, या सड़कें नहीं बनती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी की सोच इतनी बड़ी कि जो काम करो इतने बड़े पैमाने पर करो जो कोई सोच नहीं सकता है, तब उसका असर आता। छुटपुट काम करेंगे तो उसका कोई भी और असर नहीं आएगा। मेरे मित्रों, ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी यहाँ बड़ी संख्या में होंगे, आपका संगत गांव से भी होगा। आधी से ज्यादा आबादी तो गांव में रहती है। तो गांव के लिए बहुत सारी योजना, मैं 3 योजना का जिक्र करूंगा जो इस बजट में। पीएम आवास योजना, गरीबों के लिए पक्का मकान बनाकर देता, और अभी तक 2 करोड़ 15 लाख मकान बन चुके हैं। 2 करोड़ 15 लाख। और अगले 2 महीने में, मार्च बीतते बीतते ये संख्या बढ़कर 2 करोड़ 35 लाख हो जाएगी। और बनाना कितना? 3 करोड़। इस साल के बजट में 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारे बिहार में कहते हैं मुख्यमंत्री, क्या मिला बिहार में? तो मैंने कहा कि सबसे ज्यादा गरीब तो बिहार में। थोड़ी गुजरात के अंदर गरीब का मकान बनेगा, या हरियाणा में बनेगा, या पंजाब में, वहां तो गरीब है ही नहीं। गरीब तो बिहार में है, यूपी में, उड़ीसा में। तो सबसे ज्यादा गरीब का मकान कहाँ बनेगा? बिहार में बनेगा। 80,000 करोड़ रुपया। अब सोचिए कि अगर अपना मकान हो जाए, इतनी खुशी होती, मेरा मकान है, मेरा अपना मकान है, और मकान में शौचालय भी है, एलपीजी का कनेक्शन भी है, इंटरनेट का कनेक्शन भी है, बिजली का कनेक्शन भी है। ये नहीं कि किसी तरह से मकान बना दिया। सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए एक अच्छा मकान, 1,20,000 रुपया हर एक मकान के लिए। उसके अलावा पाइप का कनेक्शन, पीने के पानी का कनेक्शन, शौचालय की व्यवस्था, बिजली का कनेक्शन, इंटरनेट का कनेक्शन, तब जाकर एक मकान, और जिसके जिंदगी का सपना पूरा हो गया कि मेरा अपना मकान बन गया। और उसके लिए 80,000 रुपया इस साल, बाकी पिछले वर्षों में जो खर्च किया मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। उसी प्रकार हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाना। अभी तक आपके राजस्थान में या बाकी जगहों पर पानी आता है कुएं से, या फिर उसको हैंड पंप बोलते हैं। हमारे यहाँ बिहार में पानी की कमी, इसलिए हैंड पंप से पानी आता है। अब वो भी हैंड पंप कितनी दूर है? तो आधा किलोमीटर दूर जाइए, आधा किलोमीटर पानी निकालिए, फिर लेकर आइए महिलाएं। और राजस्थान में तो और बुरी स्थिति है।
70,000 करोड़ एक साल के अंदर नल से जल, घर के अंदर नल खोलिए और पानी गिरना शुरू हो जाएगा, आपको कहीं कुएं पर बाकी पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब बड़ी संख्या में कनेक्शन दिया जा चुका है, बाकी जगह और दिया जाएगा। उसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अटल जी के समय में शुरू हुई थी कि गांव के भीतर की सड़क बने। हाईवे तो सब जगह बन जाती है, लेकिन गांव के भीतर की सड़क मित्रों, उसके लिए भी 19,000 करोड़ रुपए का। और देखिए, जो रोजगार की बात करते हैं, एक मकान अगर बनता है, जो गरीब का मकान, उसकी बात करें 1,20,000 वाला, एक मकान में कितनी ईंट लगती है पता आपको? 9,000 ईंट लगती है, 110 बोरा सीमेंट लगता है, 750 केजी स्टील का इस्तेमाल होता है, 12 क्यूबिक मीटर बालू का इस्तेमाल होता है। तो सोचिए, ईंट बनाने वाले कारखाने खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, सीमेंट के कारखाने खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे। तो ये तरीका है नरेंद्र मोदी सरकार का। दूसरा मित्रों, इस देश के अंदर मध्यम वर्गीय लोग बहुत बड़ी संख्या में, लगभग 43 करोड़ मध्यम वर्गीय लोग, मिडिल क्लास के लोग हैं। बहुत तेजी से मिडिल क्लास की संख्या बढ़ती जा रही है। अरे अनुमान है कि 2030 तक 71 करोड़ मध्यम वर्गीय लोग होंगे। और मध्यम वर्गीय लोग कहते थे, भाई हमने तो आंख मूंद कर नरेंद्र मोदी को वोट दिया, हमको क्या मिला, हमको क्या मिला, हमको इनकम टैक्स में राहत क्यों नहीं दी। इस बार उनकी भी मांग पूरा कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने, और इनकम टैक्स में भारी छूट दी गई। 7.5 लाख तक जिनकी वार्षिक आमदनी है, यानी महीने का 50,000 60,000 रुपया जो कमाते हैं, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और इतना सरल कर दिया कि कोई जरूरत नहीं है, श्याम जी की कोई जरूरत नहीं है, सीए बैठे बहुत सारे हैं, कोई जरूरत नहीं है, वो अपने से अपना रिटर्न फाइल कर सकता है। इतना उसका सरलीकरण कर दिया गया, और 1 करोड़ करदाताओं का को इसका लाभ मिलेगा। और ठीक है, अभी शाम जी हमारे विरोधी कहते हैं कि बचत कम हो जाएगी। अरे भाई, अब बात क्यों करेंगे कि पीपीएफ में जमा करना है, इंश्योरेंस में जमा करना है, और 7 लाख कमाने वाला के पास इतना पैसा भी नहीं बचता कि वो 2 लाख रुपया बचत में खर्च करे। अब देखिए, इसके पीछे का उद्देश्य क्या, ये भी समझ लीजिए। एक तो सरलीकरण, दूसरा कि लोगों के हाथ में पैसा है। जब आपको इनकम टैक्स में देना नहीं पड़ेगा, तो आपके हाथ में नगद पैसा आएगा। जब नगद पैसा आएगा तो क्या करेंगे आप? बाजार में जाकर खर्च करेंगे, और जब बाजार में जाकर खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो कल कारखानों में उत्पादन बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो नए नए उद्योगपति उद्योग लगाएंगे कि भाई बहुत डिमांड है, चलो भाई ये जूता बनाओ, जूते की बड़ी डिमांड है। इसलिए ये मत सोचिए कि सीधे एक केवल कर दिया। उसके जो कहा शाम जी, जो पीछे की जो दृष्टि है, वो दृष्टि है रोजगार, उत्पादन। और इससे मित्रों, मैं उसके और विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो काम किया गया है, इनकम टैक्स के अंदर जो रियायत दी गई है, 1-2 और विषय बोलकर मैं खत्म करूंगा, फिर उसके बाद जिनको सवाल पूछना होगा पूछ सकेंगे। नरेंद्र मोदी दूरदृष्टि वाले व्यक्ति, आगामी 50 साल में क्या होगा उसको वो देख सकते हैं या समझते हैं। देख सकते मतलब कोई अंतर्यामी नहीं है कि देख सकते हैं, उनको मालूम है कि दुनिया में क्या हो सकता है। कोयला खत्म हो रहा है, और कोयले से बिजली पैदा होती है तो कितना धुआं होता है, कितना प्रदूषण होता है, क्लाइमेट चेंज का खतरा पैदा हो गया है। फिर पेट्रोल डीजल, इसके इस्तेमाल से कितना नुकसान होता है पर्यावरण को। तो अब हर चीज ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन मोबिलिटी। अब 3 साल के बाद कालीचरण जी, आपको पेट्रोल डीजल की गाड़ी में चलना नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक गाड़ी में आपको चलने की नौबत मिलेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ी, कोई धुआं नहीं, कुछ कोई प्रदूषण, इलेक्ट्रिक गाड़ी। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फार्मिंग, ग्रीन फ्यूल, ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन, हर चीज ऐसी जिसमें कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो। ये प्रदूषण क्यों पैदा करता है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अगर उत्सर्जन को, एमिशन को अगर कम कर दें हम, तो दुनिया पर जो पर्यावरण का खतरा है, क्लाइमेट चेंज का जो खतरा है, उसको हम बचा सकते हैं। इसलिए सौर ऊर्जा, सूर्य की किरणों से ऊर्जा पैदा करना, और आज दुनिया में
भारत नंबर 1 पर है सौर ऊर्जा पैदा करने के लिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि है। आप में से जो लोग लद्दाख गए होंगे और तेज हवा चलती है और गर्मी भी बहुत रहती है वहां पर, तो वहां पर सौर ऊर्जा पैदा करेंगे, विंड एनर्जी पैदा करेंगे, और वो जो विंड एनर्जी और सौर ऊर्जा जो पैदा करेंगे वहां से लद्दाख में, तो लाएंगे कैसे जयपुर, लाएंगे कैसे पटना? उसके लिए 20,000 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है ट्रांसमिशन लाइन बिछाकर, ताकि यहाँ तो 3 महीना बरसात होती है, 3 महीना ठंडक है, सूर्य का दर्शन नहीं होता है, तो हमको बिजली कैसे पैदा होगी सौर से? तो लद्दाख जहाँ पर बड़े समय तक सबसे ज्यादा गर्मी रहती है और हवा चलती है, और कितना 13 गीगावाट, 1000 मेगावाट का मतलब होता है 1 गीगावाट, 13 गीगावाट बिजली पैदा करेंगे लद्दाख में, और 20,700 करोड़ रुपया खर्चा करके उस बिजली को ट्रांसमिशन लाइन से लाएंगे देश के बाकी हिस्सों में। उसी प्रकार मित्रों, ये जो सौर ऊर्जा पैदा होती है, रात को तो ऊर्जा पैदा नहीं होगी, उसको बैटरी में कैसे रखा जाए? तो बैटरी के अंदर सौर ऊर्जा को सेव करके बैटरी में रखा जाए, ताकि जब नई सौर ऊर्जा बन रही तो बैटरी का इस्तेमाल हो सके। और इसलिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज के लिए 8,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है, ताकि जो सौर ऊर्जा से या विंड एनर्जी से जो बिजली तैयार हो, उसको कैसे भंडारण किया जाए, कैसे उसका स्टोरेज किया जा सके। और उसी प्रकार एक दुनिया में नई चीज आ रही है, ग्रीन हाइड्रोजन। अभी तक आप में से कुछ लोगों ने सुना हो ग्रीन हाइड्रोजन, यानी 10 साल की ऊर्जा है, अभी तेल नहीं, कोयला नहीं, अभी ग्रीन हाइड्रोजन, यानी सौर ऊर्जा से भी एक कदम आगे। पानी से बिजली, पानी से तो आज भी बिजली पैदा होती है, वो हाइडल जो होता है ना, हाइडल प्लांट, वो नहीं। आप साइंस वाले जानते हैं कि पानी का फॉर्मूला H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उस दोनों में से ऑक्सीजन को अलग कर देंगे और हाइड्रोजन होता है पानी, उसमें से, और पानी जो है उसमें से ऊर्जा पैदा करेंगे। वो जो हाइड्रोजन है उसमें से ऊर्जा पैदा करेंगे, जो ग्रीन हाइड्रोजन के नाम से जाना जाएगा। ये नई तकनीक है जो दुनिया में भी अभी प्रारंभ हो रही है, लोग रिसर्च कर रहे हैं, लोग इस पर काम कर रहे हैं, और लगभग 20,000 करोड़ रुपया इस ग्रीन हाइड्रोजन पर आगे आने वाले वर्षों में खर्च किया जाएगा। मित्रों, इस तरह की कितनी बातें बताई जाए आपको। अभी हम महिलाएं बैठी हुई हैं, और ये जयपुर हीरो का, यहाँ पर हीरो का व्यापार बड़ी मात्रा में होता है। अब आपको पता है हीरे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि हीरे आते हैं दक्षिण अफ्रीका से, जो माइंस होती है खान, उसमें हीरा जमीन के नीचे दबा हुआ है, उसे निकालते हैं, वहां से लाते हैं सूरत या बाकी जगह, उसकी पॉलिशिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, तब हीरा तैयार होता है। अब धीरे धीरे हीरा जो है वो खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, उसकी संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि कोई भी चीज जमीन के भीतर है, उसकी एक सीमा है। तो अब हीरो को उगाया जाएगा। अब उगाया जाएगा मतलब गमले में नहीं, उसको उगाया जाएगा लैब में, प्रयोगशाला के अंदर। उसको कहते हैं लैब ग्रोन डायमंड, प्रयोगशाला में निर्मित डायमंड। और नारा दिया कि सिर्फ डायमंड फॉर एवरीवन, अभी तो डायमंड सबों के लिए नहीं है। ये डायमंड 90% सस्ता होगा, लेकिन एकदम ठीक डायमंड जैसा ही लगेगा। और इसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार खर्च कर रही है कितना करोड़? तो 242 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। मद्रास आईआईटी को पैसा दिया जा रहा है इस पर रिसर्च करने के लिए, शोध करने के लिए, ताकि आगे आने वाले वर्षों के अंदर ये लैब में निर्मित जो डायमंड है उसको हम पैदा कर सके। मित्रों, बहुत सारी चीजें हैं, इससे मैंने कहा कि इनकी यही खासियत है, गरीब की चिंता करें। अब आदिवासी, राजस्थान में आदिवासी इलाका बहुत बड़ा है, अब आदिवासी इलाकों की चिंता करते हैं नरेंद्र मोदी। और जो आदिवासी इलाके हैं, ट्राइबल इलाके हैं, उन ट्राइबल इलाकों के अंदर एकलव्य विद्यालय, करीब 700 एकलव्य विद्यालय चलाए जा रहे हैं।
जहां आदिवासी गरीब बच्चे आवासीय विद्यालय में पढ़ाई करने का काम करते हैं, वहां 38,000 शिक्षकों की आगे आने वाले दिनों में बहाली की जाएगी। ये आदिवासी कल्याण विभाग का बजट बढ़ाकर 4,000 करोड़ रुपए उसके बजट में वृद्धि की गई है। एक बीमारी होती है, मैं उसका अंग्रेजी नाम तो मैंने 7 करोड़ आदिवासियों के ही नंगे रहते अभी भी, कोई उनके गांव में घुस नहीं सकता है। तो वैसी जो आदिम जातियां हैं उनके विकास के लिए भी अलग से खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसलिए मित्रों, घंटों बोला जा सकता है इन चीजों पर। जैसा मेरे पूर्व के लोगों ने कहा कि आज भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश है, सबसे ज्यादा तेज गति से। चाइना को भी हमने पीछे छोड़ दिया, इतने तेज ग्रोथ रेट के साथ हमारा देश विकास कर रहा है। और अभी हम पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसे इंग्लैंड ने हम पर 150 साल तक राज किया, उसको पीछे छोड़ दिया हमने। और इस साल 10वें नंबर से छलांग लगाकर 5वें नंबर पर पहुंच गए। 2 साल के बाद 2025 में हम जर्मनी को पीछे छोड़कर 4थे नंबर की देश की सबसे बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था है। और 2027 में जापान को पीछे छोड़कर अमेरिका और चीन के बाद तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये जो इतना काम है, ये काम यूं ही आसान काम नहीं है, इसके पीछे की बड़ी मेहनत है। आपको मालूम है 21 साल हो गया नरेंद्र मोदी जी को, 21 साल हो गया मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया। हम और आपको हर संडे को आता है, क्या मुझे बताया कि संडे का दिन लोग आएंगे, छुट्टी का दिन है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 21 साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं, 24 घंटा काम करते हैं। नवरात्र में 9 दिन केवल पानी पी के रहते हैं, और आप तो फलाहार भी कर लेते हैं, लेकिन 9 दिन केवल नवरात्र में पानी पी के रहते हैं। तो हम सौभाग्यशाली कि हमको ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसके नेतृत्व में, जिस पर आज तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। हर साल हो गया प्रधानमंत्री पर आरोप लगाना, किसी मंत्री पर आरोप लगाना, लाख प्रयास किया, राफेल का मुद्दा, इसका मुद्दा, लेकिन कोई आरोप चिपक नहीं पाया। इसलिए मित्रों, मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके नेतृत्व में इतना बेहतरीन बजट। आपसे यही अपेक्षा है, इस बजट को नीचे तक ले जाकर लोगों से बताइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।